हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बी का पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी की व्याख्या, जिसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय जी। छात्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 खोल लें, जिससे आपको ये पाठ और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ से सेब बरसों से गिरते चले आ रहे थे और लोग उन्हें देख भी रहे थे, परंतु किसी के दिमाग में यह प्रश्न नहीं आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उठता या किसी और दिशा में क्यों नहीं जाता। उसका रहस्य क्या है, पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिरता है। परंतु न्यूटन ने इसका हल खोज निकाला था। उसी तरह से प्रकृति को भी लोग बरसों से देखते चले आ रहे थे, निहारते चले आ रहे थे, परंतु किसी के दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं होता। लेखक कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर केवल चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के दिमाग में ही आया। इसलिए इस पाठ में लेखक ने चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के संघर्षशील जीवन और उनकी उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब चंद्रशेखर वेंकट रामन जी सन 1921 में समुद्री यात्रा पर गए थे, और तब उनके दिमाग में ये प्रश्न उमड़ पड़ा और वे इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने में लग गए। कौन सा प्रश्न? कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं होता। और जब उन्होंने जवाब ढूंढ लिया और दुनिया को इसका उत्तर दिया, तो पूरा संसार उनका लोहा मानने लगा। पूरे संसार में वे प्रसिद्ध हो गए। ऐसे थे चंद्रशेखर वेंकट रामन जी। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर को 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में। उनके पिता भौतिकी यानी फिजिक्स और मैथ्स यानी गणित के शिक्षक थे। इस तरह से भौतिक और ज्ञान के प्रति, भौतिक विज्ञान और गणित के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही पैदा हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का इस रुझान देखा था। उन्हीं से उन्हें प्रेरणा मिली और उनके पिता ने ही उनका मार्गदर्शन किया। फिर उसके बाद पढ़ाई में भी वे अच्छे थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि वाले थे। तो बीए और एमए में भी उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। रामन जी का दिमाग बचपन से ही काफी तीव्र बुद्धि वाला था और हमेशा वो कोई प्रश्न सोचते थे और फिर उसका रहस्य खोजने में लग जाते थे। कॉलेज के दिनों में उन्हें शोध कार्य यानी रिसर्च वर्क करने में बहुत मजा आता था। उसे उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, उसमें वे दिलचस्पी लेते थे। और उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में पब्लिश हुआ था। उनके मन की ये इच्छा थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य ही बस करते रहें। पर जब उनके दिमाग में ये प्रश्न आया उन दिनों, तो पिछले कितने बहुत पुरानी, लगभग बच्चों हम कह सकते हैं कि देखो 1888 में जब उनका जन्म हुआ, तो हम लगभग उसकी बात कर रहे हैं कि 1900 आ गया होगा। तो आप ये देखें कि पूरे 100-125 वर्ष पहले, तो उस समय जो था वो कैरियर के रूप में शोध कार्य, रिसर्च वर्ग को अपनाने की कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। आज तो बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं, बहुत सारे ऐसे पद सृजित हो गए हैं, पद फॉर्म हो गए हैं जहां पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, है ना, उनको कैरियर के रूप में अपनाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते थे, प्रतिभाशाली छात्र होते थे, वे सरकारी नौकरी के प्रति ही आकर्षित होते थे, क्योंकि उनको बहुत सारी उससे फैसिलिटीज मिलती थी, सुविधाएं थी बहुत, और वेतन भी यानी सैलरी बहुत अच्छी होती थी, है ना। और एक रुतबा तो होता ही है सरकारी नौकरी का, वो भी होता था। तो लोग, और जैसे ट्रेंड चल रहा था वैसे देखा देखी उन रामन भी उस और आकृष्ट हुए। फिर तो भारत सरकार के वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में अफसर बन गए। परंतु उनकी रुचि तो थी शोध कार्य करने की। अब यहाँ ऑफिसर तो बन गए, लेकिन शोध कार्य करने में तो रुचि जारी थी उनकी।
और उन्होंने पर उसको रुचि को अपनी को जारी रखा, उस पर प्रैक्टिस करते रहे। इसके लिए उन्होंने क्या उपाय खोज निकाला कि जब सरकारी नौकरी कर रहे थे तो दफ्तर से शाम को छुट्टी होती थी तो घर जाते हुए उनके रास्ते में बहु बाजार पड़ता था। वहां पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक एक प्रयोगशाला लेबोरेटरी थी, जहां वे जाते थे और शोध कार्य करते थे। जबकि इस प्रयोगशाला में बहुत अच्छे उपकरण नहीं थे, यानी इक्विपमेंट्स जो थे वो बहुत ही मतलब एक तरह से काम चलाऊ किस्म के थे, बहुत बढ़िया क्वालिटी के नहीं थे, सारे उपकरण भी नहीं थे। परंतु उनकी दिलचस्पी इतनी अधिक थी कि वो इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। फिर लेखक आगे कहते हैं कि उन्हीं दिनों की बात है कि जब उन्होंने फिर वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर काम किया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता है, जैसे हारमोनियम वगैरह, है ना, उन पर काम किया। और उन्होंने फिर ये सोचा कि ये जो वाद्य यंत्र बजते हैं इनके पीछे क्या रहस्य है, और इनकी जो आवाज निकलती है उसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इसका उन्होंने अध्ययन किया। और देसी वाद्य यंत्रों का भी, यानी कि हारमोनियम, है ना, और ढोल और तबला, ये जो जितने भी देसी वाद्य यंत्र हैं देश में, हमारे देश में जिनकी इजाद हुई है, जो बने हैं, और विदेशी वाद्य यंत्रों पर भी उन्होंने काम किया, जैसे चेलो है ना, वायलिन है, ये विदेशी वाद्य यंत्र है, इन पर भी काम किया। और फिर उन्होंने ऐसा परिणाम दुनिया के आगे पेश किया जिसे देखकर लोग दंग रह गए। वो ये परिणाम था क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि देशी वाद्य यंत्र जो हैं वो विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया नहीं हैं। लोगों की इस भ्रांति को, इस मिसकंसेप्शन को उन्होंने तोड़ा, उन्होंने सबूत पेश किए। उनकी खोज से पहले लोग यही सोचते थे कि विदेशी वाद्य यंत्र ही बेटर हैं, वो ही बढ़िया हैं, देशी वाद्य यंत्र तो घटिया हैं। तो इतना बड़ा जो इन्होंने काम किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये इस पर भी काम किया था कि वाद्य यंत्रों के पीछे जो कंपन होता है उसके पीछे क्या गणित, क्या मैथ्स है, उसके पीछे कौन सी इक्वेशंस काम करती हैं उसके पीछे, उस पर भी उन्होंने काम किया। और फिर उससे संबंधित उनके शोध पत्र प्रकाशित हुए तो दुनिया दंग रह गई। फिर जब रामन ये कार्य कर रहे थे तो उनके विषय में, उनकी प्रतिभा के विषय में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी जी को जब ये खबर मिली तो वे तो उनसे प्रभावित थे ही, और साथ ही साथ उधर क्या हुआ, सर आशुतोष मुखर्जी तो थे वो कोलकाता विश्वविद्यालय में थे, तो वहां उस समय प्रोफेसर का एक नया पद सृजित हो गया था, यानी एक नई पोस्ट प्रोफेसर की निकल आई थी। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया और वेंकटरामन जी से कहा कि भाई आप अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दो और यहां आकर प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लो। अब रामन जी के लिए उस समय में ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी थी, उसमें काम कर रहे थे, वहां काम करते हुए 10 साल भी हो गए थे, नौकरी पक्की हो गई थी बहुत अच्छे से, और उनको सुविधाएं भी बहुत मिल रही थी, तनख्वाह यानी वेतन बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीज छोड़कर और एक नई नौकरी को ज्वाइन करना मुश्किल तो था ही उस समय, परंतु उन्होंने उस चीज को माना, अपने दिल की आवाज को माना, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा थी शोध कार्य करने की थी वो जबरदस्त थी। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर यहां कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली, है ना, उस समय, जबकि वो बहुत ही बड़ा निर्णय था। तो 1917 में वे विश्वविद्यालय की, कोलकाता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। फिर तो उन्होंने अपना सारा ध्यान शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया। वहां वो अध्ययन खुद भी करते थे, पढ़ाते भी थे खुद, मतलब कहने की बात है, देखो बच्चों बेटा कि वो पढ़ भी रहे थे, पढ़ते भी थे और खुद पढ़ा भी रहे थे वहां पर, और शोध कार्य भी कर रहे थे। तो उनकी जो आत्मा थी वहां तृप्त होती थी, मतलब बच्चों को पढ़ाकर, शोध कार्य करके, खुद अपने आप रिसर्च करते रहते थे, उनको अच्छा लगता था। फिर जब उन्होंने समुद्र के नीले रंग के विषय में अपने जो विचार थे वो उस पर काम किया,
फिर उसका जो जवाब उन्होंने लोगों को दिया और फिर उसकी जो परिणति हुई, उसका जो अंत हुआ, उस सवाल जो उनके मन में था समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, तो वो रामन प्रभाव, रामन इफेक्ट के नाम से वो खोज दुनिया के आगे आई और वो प्रश्न जो उनके दिमाग में था वो समाप्त हुआ। फिर लेखक आगे कहते हैं कि रामन ने इसके अलावा अनेक ठोस रंगों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण किस तरह प्रभाव डालती है ना, उस पर भी काम किया उन्होंने, उस पर भी अध्ययन किया उन्होंने। फिर उन्होंने इसका ये उत्तर दिया कि किस तरह से एक वर्ण यानी एक रंग प्रकाश की किरण जब किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से, मैटर से गुजरती है तो उसके रंग में जिसका कारण यह होता है, उसके रंग में परिवर्तन क्यों आता है, उसका कारण यह होता है कि एक रंग प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरते हैं तो उसके अंगों से टकराते हैं और उससे टकराते हैं, आपस में वो टकराते हैं और टकराव के कारण ही उनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी होती है, वो या तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ज्यादा प्रभावी हो जाती है, या वो एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये परिवर्तन होता है और ऐसा बदलाव आता है और रंग बदल जाता है। इस तरह से एक रंग प्रकाश की किरण सबसे अधिक ऊर्जा किससे लेती है, किस कलर में होती है, वो उन्होंने ये किया कि कौन सा रंग है, वो बैंगनी रंग यानी पर्पल कलर में होती है ना। उसके बैंगनी के बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया अपने प्रयोगों से। जब रामन ने ये खोज भौतिकी के क्षेत्र में की तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो लाइट होती है यानी प्रकाश, उसकी जो प्रकृति होती है उसके बारे में आइंस्टाइन जो सोचते थे, है ना, उसका उन्होंने प्रमाण, उसका उन्होंने सबूत दे दिया कि उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। आइंस्टाइन जो पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश को एक यानी लाइट को एक तरंग के रूप में माना था और उन्होंने ये कहा था कि ये प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों की एक तीव्र धारा, तेज धारा के समान होता है और उन्होंने बोला ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और इसका कंपैरिजन उन्होंने किया था आइंस्टाइन ने बुलेट से, कि वो बुलेट जैसे बंदूक की गोलियां होती है ना, उस तरह से होती हैं, उन्होंने ये बोला था। और उन्होंने नाम दिया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था फोटोन का, है ना, और उन्होंने कंपैरिजन किससे किया था, बुलेट से, कि बुलेट से उसकी तुलना की जा सकती है। और इस तरह से रामन ने फिर उसको अपने खोज से, है ना, सबूत के रूप में पेश किया, यानी आइंस्टाइन का जो विचार था उसको एक प्रमाण दे दिया, उसको उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में करके दुनिया को दिखा दिया। इस तरह से रामन की खोज की वजह से ही पदार्थों के अणुओं की आंतरिक संरचना और उनकी आंतरिक प्रकृति कैसी होती है, वो आंतरिक रूप से कैसे होते हैं, इसकी खोज, इसका काम करना बहुत ही आसान हो गया। जब तक रामन ने यह खोज नहीं की थी, उससे पहले यह काम करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था, जो बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी होती थी, उसमें गलतियां भी हो जाती थी और वो कॉस्टली भी थी। परंतु रामन ने जब यह खोज की तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा, जो बिल्कुल सटीक, एकदम सही जानकारी देती थी, महंगी नहीं थी और इसमें कोई मुश्किल भी बहुत नहीं थी। तो इस तरह से एकदम सही सही जानकारी देने के कारण उनका बहुत बड़ा योगदान है विज्ञान के क्षेत्र में। उनकी वजह से ही, उनकी जानकारी देने की वजह से ही प्रयोगशाला में ये संश्लेषण करना, है ना, और इतने जो उपयोगी और काम थे वो सब आसान हो पाए। रामन प्रभाव की खोज के कारण ही वे संसार के जाने माने वैज्ञानिकों में शामिल हो गए, उन्हें चोटी का वैज्ञानिक माना जाने लगा। फिर तो पुरस्कारों और सम्मानों की झड़ी ही लग गई, मतलब फिर तो उन्हें पुरस्कार एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर मिलते ही चले गए।
तो देखें, उन्होंने देखो 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्यता मिली। 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। उनके नाम के आगे सर लगाया जाता है ना, सर। और फिर भौतिकी में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो संसार का बहुत बड़ा यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है। और फिर उसके बाद भी और भी कई पुरस्कार उन्हें मिले, जैसे रोम का में रॉयल सोसाइटी का पद मिला, फिलाडेल्फी का इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला। 1954 में उन्हें अपने देश का, भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला, जो भारत रत्न के नाम से जाना जाता, वो उस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। और इस तरह नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और नोबेल पुरस्कार पहली बार वैज्ञानिक को जिसको मिला वो रामन जी ही थे। इससे पहले, उनके पहले किसी भी भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। और उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय उन्हें यह पुरस्कार मिला, तो इससे भारत को बहुत आत्मसम्मान मिला और आत्मविश्वास भी भारत देश को मिला। इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भारत में एक नई चेतना का विकास हुआ, नई चेतना जागृत हो गई। और रामन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी भारतीयता को नहीं छोड़ा, अपनी पहचान को नहीं छोड़ा। उन्होंने भारतीय संस्कृति से जो लगाव दिखाया वो शुरू से अंत तक बरकरार रहा। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जब वे प्रसिद्ध हो गए तो भारतीय संस्कृति छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा पहनने लगे। नहीं, उन्होंने भारतीयता को बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी के साथ जोड़े रखा। वे शाकाहारी थे और मदिरा यानी शराब से भी उन्हें परहेज था। हालांकि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल रहा था तो स्टॉकहोम में पार्टी थी, तो वहां अल्कोहल यानी शराब परोसी जा रही थी, क्योंकि वहां पर तो ये ट्रेंड है, जब भी कोई पार्टी वगैरह होती है तो अल्कोहल परोसा जाता है। और उन्हें जब ये प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। तो लोगों ने हंसी मजाक भी उनके साथ किया कि आपने अल्कोहल पर रामन प्रभाव दिखाकर भाई हमें तो खुश कर दिया, और खुद अल्कोहल से आप इतना परहेज क्यों करते हैं। तो खैर हंसी मजाक में बात चली गई। तो रामन कह सकते हैं हम कि इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि इतना होते हुए भी वो डाउन टू अर्थ थे, यानी कि कितने विनम्र व्यक्ति थे, ये भी हमें पता चलता है। रामन का व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि केवल उन्होंने शोध कार्य ही नहीं किया, बल्कि उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना भी थी और वैज्ञानिक दृष्टि भी थी। और उन्हें हमेशा वो दिन याद रहे जब वे दफ्तर में काम करते थे, सरकारी नौकरी में थे, और दफ्तर से छुट्टी पाकर एक प्रयोगशाला में बहु बाजार में जाते थे और वहां ढंग के उपकरण भी नहीं थे। ये बात उन्हें कभी नहीं भूली। और फिर अब जब उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिल गई, उनका एक रुतबा भी हो गया, तो उन्होंने बेंगलोर में एक बहुत ही हाईटेक उन्नत किस्म की प्रयोगशाला का और शोध संस्थान की स्थापना की। मतलब बहुत हाईटेक उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना वहां पर बनाया, बेंगलोर में एस्टेब्लिश किया, जिसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से उन्होंने भौतिक शास्त्र को यानी फिजिक्स को बढ़ावा देने के लिए, उसमें अनुसंधान करने के लिए भी इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका, रिसर्च मैगजीन भी शुरू की उन्होंने। इस तरह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया जो फिजिक्स यानी कि भौतिकी में शोध करना चाहते थे और शोध कर रहे थे। इस तरह से उनके पढ़ाए विद्यार्थियों ने आगे और विद्यार्थियों को पढ़ाया और इस तरह से उनके पढ़ाए विद्यार्थी कई उच्च पदों पर भी प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह उन्होंने करंट साइंस नामक पत्रिका का भी संपादन किया, है ना, उसकी भी एडिटिंग की उन्होंने। करंट साइंस करके मैगजीन भी, उसका भी उन्होंने एडिटोरियल उसका भी लिखते थे, उसका भी काम करते थे। इस तरह से उनके व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों ने पूरे देश को ही प्रभावित और आलोकित किया, जगमगा दिया उन्होंने पूरे देश को विज्ञान के क्षेत्र में।
ऐसे थे चंद्रशेखर वेंकटरामन। उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुई, जब उनकी उम्र 82 वर्ष की थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रामन जी ने ये संदेश ही दिया कि हम अपने आसपास घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को एक रहस्यात्मक दृष्टि से देखें। उसके अंदर कौन से वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं, हम उन्हें खोजने की कोशिश करें। आज रामन जी हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम प्रकृति के बीच छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को खोल सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको पाठ की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नोत्तर के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया तो।